नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज गुंबर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज आपके साथ कोरोना के इस दौर में कैसे जीना है और किस तरह से आगे काम करना है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। कोरोना के इस दौर में सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न कौन सा है? तो सब लोग एक प्रश्न जरूर पूछते हैं दूसरों से और अपने आप से भी कि इस लॉकडाउन के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जो काम पहले करते थे वो कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे साथ करीब करीब 6 महीने से और हो सकता है 1 साल तक हमारे साथ ये रहेगा। अगर आप यही प्रश्न कुछ इस तरह से करें कि लॉकडाउन के बाद क्या हम न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ ज़रूरतमंद काम कर सकते हैं, तो इस बार मेरा जवाब होगा हाँ, यस। पर ये जान लें कि किस तरह से जीना है और इसके निवारक के सारे उपाय क्या हैं। ये जानने के बाद हम अपना ज़रूरतमंद काम कर पाएंगे और कर सकते हैं। मैं और आप कोरोना से घिरे हुए हैं और गलती करने की गुंजाइश बहुत कम है और हो सकता है कोरोना हमें इस गलती का दोबारा मौका ना दे और हम कोरोना से संपर्क में आ जाएं और हम उससे पीड़ित हो जाएं। इस लड़ाई में हमारी और कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो अलर्ट रहेगा। कोरोना 24 घंटे 7 दिन और शायद 365 दिन अलर्ट रहने वाला है। वो तो अलर्ट है, पर इसका सामना करने के लिए हमें अलर्ट रहना है। अगर हम 100% अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम जीतेंगे। लेकिन अगर हम अपनी लापरवाही के कारण या थकावट के कारण हमारी सतर्कता में अगर कुछ गुंजाइश रह जाती है तो फिर कोरोना शायद जीत सकता है। लेकिन अगर हम निवारण के सारे उपाय जान लेते हैं और उसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो कोरोना नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे। निवारक के इन उपायों से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोरोना वायरस क्या है, ये न्यू नॉर्मल क्या है, हमें अपने घर में और ऑफिस में क्या बदलाव लाना होगा, मोबाइल हम कैसे यूज़ करें और हमें मौखिक स्वस्थता के बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। कोरोना के इस दौर में हमारी मानसिक स्थिति में कुछ कमी तो हर आई है। इस कमी को हम कैसे हमें दूर करना है और वापस से हम अपनी मानसिक स्थिति को किस तरह से ऊपर लाना है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ही इस लड़ाई का एक आधार है जिससे हम इसे बखूबी से लड़ सकते हैं। पहले हम कोरोना के साथ कैसे जीना है वो सीख लेते हैं और फिर इसके साथ काम कैसे करना है वो भी हम सीख लेंगे। अब कोरोना के लक्षण क्या होते हैं? 70 से 80% लोगों को जब ये कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें कोई लक्षण आते नहीं हैं। बुखार आना और खांसी, ये 2 मुख्य लक्षण करीब करीब 60 से लेके 80% लोगों में ये होते ही हैं। पेशेंट में थकावट ज़्यादा होना, चलने में या बैठे बैठे भी सांस चढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को तो सिर्फ सिर दर्द होती है, गले में खराश होती है, दस्त हो जाते हैं या फिर केवल स्ट्रोक हो जाता है उनको इस कोरोना के कारण। अब दूसरा सवाल आता है कि कोरोना और रूटीन फ्लू में अंतर क्या है, इनके लक्षण में अंतर क्या है? लक्षण में दोस्तों कोई अंतर खास नहीं है। हाँ, कुछ लक्षण जैसे कि खुशबू ना आना और स्वाद ना आना किसी चीज का खाने पर, ये लक्षण कोविड इन्फेक्शन में ही होते हैं। एक और लक्षण जो कोविड में होता है, सांस लेने में दिक्कत होना। लेकिन ये लक्षण करीब करीब 7 से 8 दिन दूसरे लक्षण के कोविड के बाद आता है। तो इस लक्षण को, सांस लेने के एक सिम्टम को हम
दूसरे रूटीन फ्लू से में अंतर का ये प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है। 7 से 8 दिन के बाद दूसरे लक्षण में आता है, तो इसका प्रयोग हमें कोविड को और दूसरे रूटीन फ्लू के डिफरेंस करने में ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि किस व्यक्ति को कोविड होने की संभावना है अभी इस दौर में। हालांकि क्लासिकल डेफिनेशन कुछ और है, पर आजकल अगर किसी को खांसी आ जाती है और बुखार आ जाता है और इन दो लक्षणों में हम बता नहीं पाते हैं कि किसी और वजह से ये लक्षण हैं, तो हाँ, इस व्यक्ति को कोरोना होने की संभावना है और कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरा है, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को अगर बुखार आता है और खांसी आती है, तो हाँ, उसको कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है और कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। अब ये कांटेक्ट किसे कहते हैं? कांटेक्ट एक स्वस्थ इंसान है जो एक कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गया है, जैसे कि वो व्यक्ति अपने ही घर में किसी दूसरे कोविड के मरीज के संपर्क में आ गया है, या फिर एक बंद कमरे में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वो 2 मीटर के अंतराल में वो उस पेशेंट या उस मरीज के करीब आ गया है, तो उसे कांटेक्ट कहेंगे। कोरोना का साइज केवल 0.06 to 0.14 माइक्रोन है, लेकिन जब हम बात करते हैं, खांसी खाते हैं या छींकते हैं, तो कुछ कण हमारे मुंह से बाहर आते हैं। अब ये कण अगर 10 माइक्रोन से कम है तो इसे हम एरोजोल कहते हैं। अगर ये 10 माइक्रोन से ज़्यादा है तो हम इसे ड्रॉपलेट कहते हैं। कण का साइज, आकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कण और वायरस कितनी दूर जा सकते हैं और कितनी देर ये हवा में रह सकते हैं। अगर एरोजोल है तो वायरस करीब करीब 3 घंटे तक हवा में रह सकता है, और अगर ये ड्रॉपलेट है तो मुख्य तौर से 2 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता है। कोरोना वायरस की उम्र कितनी है डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसके तापमान पे और नमी पे। कम तापमान और कम नमी में इसकी उम्र ज़्यादा है। जब ये एरोजोल के फॉर्म में अपना लेता है तो लगभग ये 3 घंटे तक हवा में ज़िंदा रह सकता है। प्लास्टिक में ये 72 घंटे, स्टील में ये 72 घंटे, तांबे में ये 4 घंटे और गत्ते में ये करीब करीब 24 घंटे ज़िंदा रह सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। मुख्य तौर पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान से फैलता है, एक मरीज से दूसरे नॉर्मल इंसान में ये फैलता है वाया ड्रॉपलेट्स। एक व्यक्ति जो कि कोविड इन्फेक्शंस से पीड़ित है, जब वो खांसता है, बोलता है और छींकता है तो वायरस बाहर आ जाता है, और ये 2 फॉर्म ले सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ड्रॉपलेट और एरोजोल। लेकिन मुख्य तौर पर कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है। जब ये ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं किसी मरीज से और सीधे ही दूसरे व्यक्ति जो कि 2 मीटर से संपर्क में के कम में संपर्क में आ जाता है, तो ये ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान के फेफड़े और गले में चला जाता है और वहाँ जाके ये फिर से दूसरे एक नॉर्मल इंसान को भी ये मरीज बना देता है। दोस्तों, वायरस है, खुद बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, खुद मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसे शय नहीं देंगे तो ये मर ही जाएगा। लेकिन अगर हम लापरवाही से इसको शय देते रहेंगे, यानी कि एक इंसान से ये दूसरे इंसान से तीसरे इंसान में जाता रहेगा, तो ये महामारी का जो पीरियड है ये लंबा होता जाएगा। अब चर्चा करते हैं दूसरा रास्ता कौन सा है इसको फैलने का। दूसरा रास्ता है जब एक ये पेशेंट जो है
खांसता है, ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं और कोई दूसरा इंसान इस सरफेस को टच करता है और फिर अपने मुंह की तरफ हाथ ले जाता है और टच करता है उससे, तो ये एक और रास्ता बन जाता है कोरोना फैलने का। तीसरा रास्ता एरोजोल ट्रांसमिशन का होता है। हालांकि ये ट्रांसमिशन, एरोजोल ट्रांसमिशन मुख्य तौर पर हॉस्पिटल्स में होता है, पर घर पर भी आमतौर पे जब हम खांसते हैं, बोलते हैं और छींकते हैं तो करीब करीब 50% कण जो हैं वो एरोजोल फॉर्म लेते हैं। पर इनकी मात्रा में बढ़ोतरी तब होती है जब हम खाते वक्त बोलते हैं, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि कोई हम प्राणायाम करते हैं तब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, या फिर हम बहुत ज़ोर से हंसते हैं तब भी इसकी एरोजोल की मात्रा बढ़ जाती है। पर फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि कोरोना ड्रॉपलेट्स से ज़्यादा फैलता है, ना कि पर्सन टू सरफेस टू हैंड्स टू पर्सन से, और ना ही एरोजोल ट्रांसमिशन से ये ज़्यादा फैलता है। अब वैसे देखा जाए तो इवन जो मरीज़ जिसमें ये कोरोना है और उनको कोई लक्षण नहीं है, ये दूसरों को फैला सकते हैं। पर जो सिम्टोमेटिक, मतलब कि जिनमें लक्षण आ गए हैं, बुखार आया है, खांसी आ गई है और भी जो लक्षण आ गए हैं, तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को ज़्यादा फैला सकता है। और ख़ास तौर पर ये एक दिन लक्षण आने से एक दिन पहले और 3 दिन लक्षण आने के 3 दिन बाद तक ये सबसे ज़्यादा फैलाता है। पर हाँ, ये लक्षण से 3 दिन पहले और लक्षण आने के 7 दिन तक ये कोरोना फैल सकता है एक मरीज से दूसरे व्यक्ति को। हम सब जानते हैं कि कोरोना हर किसी को होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। 70 से 80% को कोई ये तकलीफ देता नहीं है। 10 से 15% लोगों को इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और करीब 5% लोगों की तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कौन से पेशेंट हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, ये वो इंसान हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, मोटापे से वो पीड़ित हैं, या उन्हें कैंसर है, किडनी की बीमारी है, या फिर उन्हें लंबे तौर से फेफड़ों की बीमारी चल रही होती है। इन इंसानों में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के कारण उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, तो उनको ये इन्फेक्शन जल्दी होता है और उनमें ये कॉम्प्लिकेशन भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला है प्रोफेशन। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, जो कि हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के साथ काम करते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तो ये हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है वो सिक पेशेंट होता है, उसमें कोरोना की मात्रा जो होती है, फैलाने मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये दूसरों को फैला भी ज़्यादा सकते हैं। और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स बार बार इन मरीजों के संपर्क में आते हैं, तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला है इम्यूनिटी। कोरोना वायरस पहली बार इंसानों को इसने अपने जकड़ में लिया है, तो हमारे पास कोई इनबॉर्न इम्यूनिटी नहीं है इसके खिलाफ लड़ने की। लेकिन इस महामारी में काफ़ी जने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से गुजर चुके होंगे और उनमें ये इम्यूनिटी आ चुकी होगी, ऐसा हम लोग सब डॉक्टर्स मान रहे हैं। जब तक ये 50 से 80% लोगों को इन्फेक्शन नहीं कर देता, एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक, तब तक इसके खिलाफ जो हम हर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं वो नहीं आएगी। जब हर्ड इम्यूनिटी आएगी तब ये महामारी खत्म हो जाएगी। अगला है, जैसा कि मैंने बताया, एक्सपोजर। अगर इसका क्वांटम ऑफ एक्सपोजर डिपेंड करता है कि मुझे इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है 2 चीज़ों पे। एक तो अगर मैं बार बार वायरस के संपर्क में आ जाता हूँ, या फिर
एक ही बार काफ़ी मात्रा में मैं वायरस अपने मुंह में और फेफड़ों में ले लेता हूं तो मुझे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इस समय कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर में हैं, जिसमें पता ही नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि हमें निवारण के उपाय जो इस तरह से लेने हैं, मान लेना है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंसान हैं वो सभी कोरोना से पीड़ित हैं और हमें उस लेवल का उपाय और उस लेवल की सुरक्षा अपनी और अपने परिवार वालों की करनी है। इसको डायग्नोस करने के लिए RT-PCR नामक एक टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है। सेंसिटिविटी करीब 70% है, यानी कि कोरोना के अगर मरीजों पे ये टेस्ट किया जाता है तो 70% को ही ये पॉजिटिव आएगा और 30% कोरोना के इन्फेक्शन होने के बावजूद भी इनमें ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसीलिए हमें किसी भी इंसान को कोविड नेगेटिव तब कहना चाहिए जबकि 2 सैंपल 3 दिन से के डिफरेंस में लिए जा रहे हों और दोनों ही टेस्ट नेगेटिव आए, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान सिम्टम्स होने के बावजूद भी कोविड नेगेटिव है। इसमें ये नहीं है कि आप किसी के संपर्क में आए और आपने अगले ही दिन कोविड टेस्ट करा लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आते हैं तो आपको 5 से 7 दिन बाद टेस्ट कराना है। यदि आपको संपर्क में आने के बाद लक्षण जल्दी आ जाते हैं तो आपको ये टेस्ट जल्दी कराना है। इसमें 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक नाक से और एक गले से। अभी तक यही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है। हालांकि सीटी स्कैन करना फेफड़ों का एक तरीका है जिससे ये डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है पर स्पेसिफिसिटी अच्छी नहीं है। सेंसिटिविटी तो इसकी इनफैक्ट 95 से 97% है, लेकिन स्पेसिफिसिटी केवल 25% है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके सीटी स्कैन में इन्फेक्शन के सारे दिख रहा है, उसके बावजूद भी आपको केवल 25% चांस है कि आप कोविड से संपर्क में आए हुए हैं, क्योंकि सेम पिक्चर दूसरे भी वायरस के कारण आ सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें IgG और IgM एंटीबॉडीज करते हैं, लेकिन ये टेस्ट हम कोरोना को डायग्नोस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये टेस्ट हम हर्ड इम्यूनिटी जानने के लिए करेंगे और इसे डायग्नोसिस के लिए नहीं करना चाहिए। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एक अच्छा टेस्ट है जो कि सैंपल सेम जो RT-PCR में लिया जाता है, गले से और नाक से लेते हैं और एक केवल 30 मिनट में आपको ये टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, जबकि RT-PCR में करीब 6 घंटे से 24 घंटे लग जाते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में। और अगर हमें 6 घंटे या 24 घंटे हमारे पास कई संजोगों में नहीं होते, जैसे कि कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो हमारे पास 6 घंटे या 24 घंटे नहीं हैं, उस समय हम सीटी स्कैन करा लेते हैं ये जानने के लिए कि ये कोविड से ये पेशेंट को OT लेने में कोई रिस्क तो नहीं है। अब आता है कि इस कोरोना से संपर्क इन्फेक्शन से बचा जा सकता है कोई दवाई लेने से। कोई प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दवाई है तो हाँ, दवाई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक एक दवाई है। ये दवाई आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहकर ही ये दवाई लेनी है, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हैं जो कि कुछ पेशेंट में, जैसे कि किसी को कार्डियोमायोपैथी है, रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं, या फिर कोई वो ऐसी दवाई ले रहे हैं जैसे कि कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है और वो टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन पर है, तो उसको ये हृदय का कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस हैं। इसीलिए ये दवाई हमेशा आपको अपने फिजिशियन के संपर्क में रहकर ही ये लेनी है। अब जानते हैं कि कोरोना के निवारक के उपाय क्या हैं। उपाय हैं सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर बनाए रखें, अपने हाथों को
साफ रखें। अपने हाथों से अपना मुंह, आँख और मुंह को टच ना करें। एक दूसरे से जब भी मिले तब नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं, एक वेलकम हग ना दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसको खांसी जुकाम है। कफ और स्नीज एटिकेट्स यानी कि छींक खाते वक्त आप अपनी छींक जो है अपने कोनी में खाइए या फिर अगर हाथ में खाइए। जब भी बाहर निकलें तब मास्क पहनें। इधर उधर ना किसी को थूकने दें ना खुद थूकें। और घर से बाहर निकलें तो नो टच पॉलिसी अपनाएं, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है तो मत छूएं। सारे नियमों का पालन करें और इस तरह करें कि आपको देख के दूसरे भी इसका पालन करें। याद रखें दोस्तों, किसी एक निवारक के उपायों का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी के सभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल करेंगे तभी हम इस कोरोना के महामारी से बाहर निकल पाएंगे। हर निवारक के उपायों का विस्तार में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंस 2 मीटर की क्यों करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, कुछ कण हमारे मुंह से ज़रूर बाहर आते हैं और बोलते वक्त ये कण 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। जब हम खांसते हैं तब करीब करीब ये कण जो बाहर निकलने की स्पीड होती है ये 10 मीटर प्रति सेकंड की होती है, तो भी ये 2 मीटर से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब हम छींकते हैं तो इनकी स्पीड जो होती है 50 मीटर पर सेकंड से तक हो सकती है और ये ड्रॉपलेट्स या ये कण 6 मीटर के करीब भी जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये 2 मीटर रखा गया है ताकि हम जब बोल रहे हों या खांस रहे हों तो ये 2 मीटर का जो फासला है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पर इस स्लाइड को देखने के बाद लगता है कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय नहीं होता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको मास्क पहनना ही है, तभी ही दोनों मिला के, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों मिला के प्रभावशाली होते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों निवारक के उपायों का प्रयोग करते हैं तो हम इस महामारी का असर करीब करीब आधा कर सकते हैं और इस महामारी से हम छुटकारा जल्दी पा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये वायरस क्या चीज़ है। वायरस आरएनए वायरस है और इसकी एक बाहरी दीवार लिपिड लेयर है और इस लिपिड लेयर पे एक स्पाइक्स बने हुए हैं। इस स्पाइक के कारण ये हाथों पे चिपक जाता है और इसे साबुन का इस्तेमाल करने के जो झाग बनती है वो ज़रूरी है इस वायरस को अपने हाथों से निकालने का। दूसरा काम होता है साबुन का, ये जो लिपिड लेयर है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है और ये वायरस बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। इसीलिए साबुन और पानी इसको मारने में सक्षम है। दूसरा है साबुन और पानी का इस्तेमाल कम से कम 20 सेकंड तक करना चाहिए। अगर साबुन और पानी की अवेलेबल नहीं है आप तो एक हैंड सैनिटाइज़र जिसमें कि 70% अल्कोहल है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हाथ गंदे हैं और वो नज़र आ रहे हैं कि वो गंदे हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है, साबुन और पानी ही यूज़ करना है। याद रखें दोस्तों, अपने हाथ तुरंत सैनिटाइज़र के बाद किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ना लगाएं और गैस स्टव ना चलाएं। WHO ने यूनिवर्सल प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी हाथ धोता हूँ मैं इस स्लाइड को नज़र में रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ। आपने देखा होगा पहली स्लाइड अगर देख रहे हैं और तीसरी स्लाइड में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि सिर्फ पानी से धोया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको साबुन का इस्तेमाल करते हैं और 20 सेकंड से ज़्यादा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहली स्लाइड और छठी स्लाइड में काफ़ी अंतर आ गया है और पहली स्लाइड गंदी है, छठी स्लाइड बिल्कुल साफ हो गई है। इसीलिए जब भी आप हाथ धोएं साबुन से
तो कम से कम 20 सेकंड का समय तो ले ही। दूसरा है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। दोस्तों, जब भी आप खांसी खाएं, अपने हाथों में आजकल ना खाएं, बल्कि अपनी कोहनी में खाएं। अगर गलती से आपने हाथों में खा ली है तो तुरंत ही आप अपने हाथ साफ कर लें या फिर एक टिश्यू पेपर लेके आप खाइए। और कफ एटिकेट्स में यह भी आता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसको कि खांसी है। दोस्तों, ये स्लाइड को देखते हुए मुझे एक कहानी याद आ गई। ये कहानी लगभग हम सब ने बचपन में या तो पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक किसान था, बूढ़ा हो चला था और उसके 5 पुत्र थे, पर पांचों पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। किसान ने एक दिन सोचा कि मेरे बच्चों को सबक तो सिखाना पड़ेगा कि आपस में लड़ाई करके ना उनका ना परिवार का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन किसान ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दे दी और उसे तोड़ने को कहा। पांचों पुत्रों ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने एक गठरी दी लकड़ी की और उन्हें तोड़ने को बोला। पांचों पुत्रों में से कोई भी गठरी तोड़ नहीं पाया। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम एक निवारक के उपाय का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस हमसे जीतता रहेगा और ये महामारी यूं ही चलती रहेगी और कोरोना वायरस हमारी कमर तोड़ता रहेगा। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो निवारक के सभी उपायों का एक साथ इस्तेमाल करना है और इस गठरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना वायरस हमको नहीं तोड़ पाएगा। उसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना है और कोरोना वायरस को भारत से भगाना है। अब हमने सारे निवारक के उपाय जान लिए हैं। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हें अपनाना ही न्यू नॉर्मल कहा गया है। कुछ बदलाव हमें घर पे और ऑफिस में लाने हैं। घर में, जब आप घर में हो तो आपको मास्क नहीं पहनना है। हाँ, मास्क पहनना है अगर कोई घर में से कोविड इन्फेक्शन से पीड़ित है तो ही। अगर आपका कोई हेल्पर आ रहा है, काम वाला आ रहा है, काम वाली आ रही है, तो उसे दूरी बनाए रखें, उसका टेम्परेचर लें या फिर उसे सिम्टम्स ऑफ कोविड के बारे में पूछें। आते से ही उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें मास्क पहनने को कहें। जहाँ तक हो सके सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाएं और इन चीज़ों की डिलीवरी घर से बाहर ही करें। खाते वक्त ना बोलें, पेमेंट ऑनलाइन करें और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स का कंसल्टेशन भी ऑनलाइन ही करिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद अगर ये डॉक्टर कहता है कि आपको मुझे आमने सामने देखना है तभी मैं कुछ आपके बारे में डिसीजन ले पाऊँगा, तभी उस डॉक्टर को क्लिनिक या हॉस्पिटल में मिलने जाएं। जब आप घर से बाहर निकलें तब मास्क ज़रूर पहनें और याद रखें मास्क अच्छी फिटिंग वाला पहनें। चप्पलों और जूतों के 2-2 जोड़े रखें। एक छोटी सी बॉटल सैनिटाइज़र की अपने हाथ में और अपने साथ में ज़रूर लेके चलें। जब भी कुछ सामान बाहर खरीदने जाएं, एक कपड़े का थैला लेके जाएं और सब्जियों के लिए बेहतर है कि एक प्लास्टिक की बाल्टी आप लेके जाएं। पब्लिक लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते वक्त रेलिंग को टच ना करें। पेमेंट जहां तक हो सके कैशलेस ट्रांजैक्शंस यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से करिए। अगर आपको एटीएम पे जाना पड़े तो एटीएम के कीबोर्ड को सैनिटाइज करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें। कीबोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी कीबोर्ड को साफ करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हों तो दरवाज़ा खुद ना खोलें। चप्पल और जूते घर के बाहर ही निकालें। अपने निजी सामान जैसे कि चाबियां, पर्स एक अलग से कॉर्नर में रख दें। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं तो बेहतर है घर आने के बाद आप तुरंत नहा लें। यूँ तो दोस्तों न्यूज़पेपर और नोटों से कोरोना नहीं फैलता है, पर कुछ लोग
अभी भी थूक लगा के नोट गिनते हैं। इसीलिए अगर आप नोटों का इस्तेमाल कर रहे हों तो घर आके तुरंत ही गरम इस्त्री इस पर लगाएं और नोटों के दोनों साइड पर लगाएं। जिस तरह घर में बदलाव करना है उसी तरह ऑफिस में भी कुछ बदलाव करना होगा। जब आप ऑफिस से जाएं उससे पहले सबसे महत्व की चीज़ है कि आप अपने स्टाफ को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दें और निवारक के सारे उपायों के बारे में बताएं। ऑफिस जाने से पहले आप हाथ धो लीजिए और मास्क का प्रयोग करें। ऑफिस में अटेंडेंस फेस डिटेक्शन के माध्यम से करें और IR गन से टेम्परेचर लें। ऑफिस में जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट डाउन करें। रिसेप्शन पर ही पूछ लें बाहर से आने वाला व्यक्ति कौन से ऑफिस में किस व्यक्ति से मिलना चाहता है और उसे एक सेपरेट चैम्बर में मिले। सबसे महत्व की बात है कि अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण हो जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, तो आप अपने लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत महत्व की चीज़ है, ना केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो आप अपने कलीग्स को फैला सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आए हों जिसको कोरोना है तो भी आप अपने ऑफिस में बताएं। जब आप ऑफिस में हो तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। एक दूसरे को नमस्ते बोलना है, हैंडशेक नहीं करने हैं, एक दूसरे पे चिल्लाना नहीं है, खाते वक्त बात नहीं करनी है, ना खुद थूकना है, ना किसी को बिल्डिंग के इर्द गिर्द थूकने देना है। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि ऑनलाइन MCQ टेस्ट देके आपको सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए और हो सके तो कोरोना प्रिवेंशन पेंटोमैथ बैच लेना चाहिए। ये बैच अगर आपके कमीज पे लगा होगा तो सभी को पता होगा कि आपको कोरोना के बारे में लगभग सभी जानकारी है। और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से आजकल घबरा रहा है कि सामने वाले को कोरोना का कुछ पता है या नहीं है, या वो सारे प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये डर चला जाएगा अगर ये बैच पहना होगा तो। AC का इस्तेमाल आप इस कोरोना के दौर पे कर सकते हैं, पर आपको ऑफिस में जाने से पहले 2 घंटे पहले ही AC ऑन कर देना है और इस ऑफिस के टाइम के बाद भी 2 घंटे AC चलाए रखना है। 12 एक्सचेंजेस हवा के अंदर आने दें 1 घंटे में। AC का तापमान 26 से 30 डिग्री पर सेट करें। अगर एग्जॉस्ट फैन है आपके ऑफिस में तो उसे चलने दें या फिर सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें। हो सके तो एक खिड़की खुली रखें। कोरोना के इस दौर में ऑफिस और घर की सफाई का ध्यान रखना होगा। सब्जियां जब लाएं तब उसे 2 घंटे अलग से रख दें और उसके बाद पानी और बेकिंग सोडा में 30 मिनट तक भिगोने के बाद ही इस्तेमाल करें। किसी भी पैक्ड आइटम को 72 घंटे साइड पे रख दें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तौलिए और चादरों को अच्छे से धोएं साबुन और पानी से और उनकी फ्रीक्वेंसी धोने की बढ़ा दें। किसी भी धातु वाली चीज़ को आप सैनिटाइज़र या सोप और पानी से आप धो सकते हैं। फर्श को आप पानी और साबुन से, और अगर आपके घर कोई हेल्थ केयर वर्कर है तो साबुन और पानी के धोने के बाद आप इसे 1% हाइपोक्लोराइड का पोछा ज़रूर लगवाइए। घर के सभी दरवाज़ों के हैंडल, लिफ्ट के बटन ज़रूर साफ़ करिए। लिफ्ट में लिफ्टमैन का प्रयोग ना करें क्योंकि ये लिफ्टमैन को कोरोना वायरस होने की संभावना बहुत है और एक बार इस लिफ्टमैन को हो गया तो पूरे ऑफिस में, बिल्डिंग में ये फैला सकता है। आजकल मोबाइल के बिना ज़िंदगी शक्य नहीं है, पर ये मोबाइल काफ़ी जंतुओं से घिरा हुआ होता है। एक स्टडी में बताया गया कि 40 से 60% मोबाइल में जंतु पाए गए हैं और लगभग 90% ये जंतु ड्रग रेजिस्टेंट थे। 10% में वायरस भी पाया गया है और उसमें कोरोना भी शामिल था। मोबाइल पे लगभग ये 3 दिन तक भी रह सकता है।
हम काफ़ी भारी मात्रा में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और इसकी एक विशेषता ये है कि अगर आप हाथ धो लें, आप सब कुछ करें, फिर भी आप मोबाइल्स में बात करते वक्त इसके संपर्क में जंतु अगर इस मोबाइल पर है तो उसके संपर्क में आप आ ही जाएंगे। इसका निवारण ये है कि आप एक डिस्पोजेबल और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मोबाइल कवर का यूज़ करें, हेडफोन और हेडसेट का इस्तेमाल करें और एक दूसरे का मोबाइल, हेडफोन और हेडसेट शेयर ना करें। अब मोबाइल को साफ़ करने की ज़रूरत है दोस्तों। हाँ, कोरोना के इस दौर में ज़रूरत है। 70% अल्कोहल वाइप्स मिलते हैं। अगर ये वाइप्स अवेलेबल नहीं हो तो किसी भी कपड़े को 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके इसे साफ़ कर सकते हैं। डायरेक्टली लिक्विड फ़ोन पे ना डालें। जब भी साफ़ करें इसको स्विच ऑफ करें और जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं उसे अलग कर दें। और याद रखिए दोस्तों, ब्लीच का इस्तेमाल ना करें और कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी टच स्क्रीन खराब हो सकती है। मौखिक स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका टूथब्रश बैक्टीरिया, ब्लड और कोरोना वायरस से घिरा हुआ हो सकता है। आमतौर पे हम 3 महीने में एक बार टूथब्रश चेंज करते हैं, पर कोरोना के इस दौर पर जल्दी करना चाहिए क्योंकि घिसा हुआ टूथब्रश ज़्यादा कोरोना या दूसरा इन्फेक्शन फैला सकता है। हमेशा अपने टूथब्रश को सूखा रखने की कोशिश करें। अब जानते हैं क्या गार्गल्स कोरोना वायरस को मिटा सकते हैं। तो केवल गुनगुने पानी के वाले गार्गल्स आपके गले को राहत दे सकते हैं, पर ये वायरस को आपको गले में और फेफड़ों में घुसने से रोक नहीं सकते हैं। लिस्टरीन गार्गल्स 99.9% जर्म्स मिटाता है, पर केवल जो ब्रेथ प्लाक और जिंजिवाइटिस करते हैं वही बैक्टीरिया को ये मिटाता है। कोविड में इसका कोई रोल नहीं है। पोविडोन आयोडीन वाले गार्गल्स अच्छे हैं और सबसे बेहतर हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले गार्गल्स, कोलगेट पेरोक्साइड। लेकिन कोरोना में ओरल गार्गल्स का बहुत ज़्यादा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि गार्गल्स करने के तुरंत बाद सलाइवा में वापस से वायरस हमारे मुंह में आ जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हम में से लगभग काफ़ी लोग अभी भी गार्गल्स सही तरह से करते नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेक्सिडिन गार्गल्स और लिस्टरीन गार्गल्स कोविड के खिलाफ इनका कोई रोल नहीं है। पोविडोन आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड युक्त गार्गल्स का ही इस्तेमाल करें। अपने टूथब्रश को साफ रखने के लिए 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 15 मिनट डुबो के रखें। गर्म पानी में आप कुछ मिनट तक इसका साफ कर सकते हैं या फिर इसे उबाल सकते हैं कोरोना मुक्त करने के लिए। दोस्तों, हम सभी इस महामारी से करीब 3 या 4 महीने तक से जूझ रहे हैं और इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक खांसी जो कि कोरोना का लक्षण भी हो सकता है और वो सूखी खांसी भी हो सकती है। तो जिसको भी खांसी होती है उसको यही होता है कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। और ऊपर से मीडिया वालों ने ये बहुत बड़ा हाइप कर दिया है और कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ काफ़ी सारे डिजिटल मीडिया पे आती है और हमें घबरा देती है। और हाँ, 24 घंटे घर में रहना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हर एक को इस महामारी में कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही है। कईयों का कामकाज कम हो गया है, कईयों की नौकरी चली गई है, पर दोस्तों हमें इसे लड़ना है और हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है। मानसिक स्थिति में सभी प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में बढ़ोतरी हुई है और सुसाइड के रेट्स भी बढ़े हैं। इससे लड़ने के लिए, हमारी मानसिक स्थिति और को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कोविड मीडिया से दूर रहना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें सोना चाहिए,
मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ नवी हॉबी डेवलप करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारे बस में हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, उसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं करना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं और एक हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करें। और दोस्तों, जो भी जानकारी लें वो पर्याप्त सफिशिएंट और अच्छी जानकारी लें, ताकि पता चले आपको कि इससे कैसे रहना है, किस तरह से जीना है और ये कितना लंबा हमें इससे साथ रहना है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि शराब या मदिरा का सेवन करने से चिंता दूर होती है, पर यह एक गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि इन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और सुसाइड्स के रेट्स ज़्यादा हैं। हमारी ये रोग प्रतिकारक शक्ति कम कर देती है, इसीलिए कुछ भी हो, शराब और मदिरा का सेवन ना करें। अब मैंने आपको सब मानसिक स्थिति को अच्छा रखने का विस्तार में बताया है। अगर ये सारांश में बताता हूँ तो केवल ये है कि 7 से 8 घंटे सोएं, अच्छी बैलेंस डाइट लें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें, शराब और मदिरा का सेवन ना करें, एक दूसरे को डिजिटल मीडिया के थ्रू टच में रहें, भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, धीरज रखिए दोस्तों, कठिन समय है, निकल जाएगा। अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखिए, म्यूज़िक एंजॉय करिए, मूवीज़ देखिए, किताबें पढ़िए, कोई ना कोई नई हॉबी ढूंढिए और कोविड मीडिया से दूर रहिए। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैं कहता हूँ कि जो भी काम से आपकी मानसिक स्वस्थता बढ़ती है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, केवल खाने पीने से ये बढ़ती नहीं है। ये वाली स्लाइड में और पिछली वाली स्लाइड में कोई अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपकी मानसिक स्थिति को स्वस्थता बढ़ाती है, जो चीज़, वही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। दोस्तों, बच्चों के स्कूल बंद हैं पिछले 3 महीनों से और हो सकता है आने वाले 3 या 4 महीनों में भी स्कूल बंद रहेंगे। इसीलिए बच्चों का खास ध्यान रखना है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में जानकारी देनी है, खुद ही जानकारी दें, ना ताकि आप उन्हें सही जानकारी दें, ना कि वो केवल कोविड मीडिया की जानकारी लें और अपने पर प्रेशर बढ़ाएं। खुद भी निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करिए और उन्हें भी सिखाएं। सोशल मीडिया को उनको दूर ही रहने दें। फैमिली टाइम और एक्टिविटी बढ़ाएं। उन्हें कुकिंग, गार्डनिंग, फ्लावर और पेड़ पौधों लगाने में उनका रुचि डालें। उन्हें अपने मित्रों से डिजिटल मीडिया के थ्रू संपर्क में रहने दें। उन्हें कोई क्राफ्ट्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, बोर्ड गेम्स में व्यस्त रखें। उनका एक रूटीन बना दें और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करने दें और उन्हें जो रूटीन उनके स्कूल का है वही रूटीन से रहने दें, ताकि वो स्वस्थ रहें। जहाँ तक हो सके बच्चों को अपने माता पिता के साथ ही रहना है। किसी कारणवश अगर माता पिता के साथ नहीं रह सकते हैं तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने बच्चों के संपर्क में रहें। कोई ना कोई नई एक्टिविटी उन्हें जरूर कराएं। दोस्तों, हम कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पर हम भूल रहे हैं कि कुछ डिजीज़ेस जैसे कि मीज़ल्स हैं, मम्प्स, पोलियो है, उनकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है और हर हफ्ते करीब 5.5 लोग बच्चे इस टीकाकरण से वंचित रह रहे हैं। बच्चे जो जुलाई 2019 में जन्म लिया है जिन लोगों ने, उन्हें मीज़ल्स और MMR का डोज हो सकता है मिस हो गया हो, और बच्चे जो जनवरी 2020 में और फरवरी 2020 में जिन्होंने जन्म लिया है, हो सकता है उन्हें DTP पोलियो मिस हो गया हो इस मार्च और अप्रैल में। तो कुछ भी हो दोस्तों, टीकाकरण का शेड्यूल जारी रखें, क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हम ऑलरेडी एक महामारी से जकड़े हुए हैं। हम मीज़ल्स और मम्प्स और पोलियो की महामारी अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। जो भी नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं, नॉन बफर जोन्स हैं,
जो भी टीकाकरण का शेड्यूल है वैसे ही जारी रखें। कहीं भी क्षेत्र में हो, रेड जोन में भी हो, तब भी जन्म के टाइम पे जो टीकाकरण किया जाता है उसे प्लीज़ करें। और जहाँ पे टीकाकरण करा जा रहा है, जो टीकाकरण दे रहे हैं और वह जो टीकाकरण ले रहे हैं, दोनों को निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये बीमारी बुज़ुर्गों के लिए बड़ी भारी पड़ सकती है, इसलिए इनका हमें खास ध्यान रखना है। इन्हें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी हैं और इनका प्रॉपर ख्याल रखना, इनसे बातचीत करना, इनको भी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इन्हें जरा सा भी कोई थोड़े से लक्षण हो तो देरी नहीं करनी चाहिए। कठिन समय है, मुश्किल समय है, बुरा वक्त है, पर कुछ ना कुछ अच्छा तो इस बुरे वक्त में भी हमने देखा है और पाया गया है। फैमिली टाइम बढ़ा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, माएँ अपने बच्चों को खाना बनाना सिखाया जा रहा है, बट पिता अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी कम हो गया है, एयर पॉल्यूशन में काफ़ी कम हो गया है, नदियाँ साफ़ हो गई हैं, तो नेचर भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। अब जानते हैं कि इस कोविड में हमें क्या सिखाया है। कंटिन्यूस लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है। जो हमारी परंपरा थी और परंपरा के जो रीति रिवाज थे वो हाइजीनिक थे और इम्यूनिटी बढ़ाते थे। हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ये इस समय हमें इनका मतलब समझ में आ गया है। सादा जीवन जीने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए और फैमिली टाइम में फ़ायदा दोनों सभी का है। सभी को ये डिस्ट्रेस करता है। योगा मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छा है और अगर हम चाहें तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये न्यू नॉर्मल बहुत चर्चा में आ रहा है, पर अगर आप ये न्यू नॉर्मल अगर आप अपने पिताजी माताजी या अपने दादा दादी से चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे इसमें कुछ नया है ही नहीं, क्योंकि सही बात है। देखिए, ये स्लाइड में मैंने 3 कलर लगाए हैं, एक सफ़ेद, एक काला और एक पीला। सफ़ेद वाले जो हैं हमारी परंपराओं में काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे कि बड़े हमें यही कहेंगे, हम हाथ हमेशा धोते ही थे खाना खाने से पहले, हम चप्पल बाहर उतारते थे घर से, हम कभी अपने किचन में चप्पल लेके जाया नहीं करते थे, हम कभी बिना किसी काम से घर बाहर नहीं निकला करते थे। जब भी हम एक दूसरे को मिलते थे हम नमस्ते करते थे, हम ना कभी केवल एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, ना ही कभी हम वेलकम हग देते थे। हम अच्छी खुराक खाते थे, हम बाहर का खाना नहीं खाते थे। हम जब भी हमें सामान लेना जाना होता था हम एक लिस्ट बनाते थे, हम कसरत करते थे, हम व्यायाम करते थे, हम ध्यान करते थे, हम बड़े पेशेंट थे, जल्दी से हम मुरझा नहीं जाते थे, डिप्रेशन में नहीं आ जाते थे, हम हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव थे आप लोगों से। बड़े ये कहेंगे कि हमने हमेशा अपना घर साबुन और पानी से धोया है और बड़ों की इज्जत करना और बड़ों का ख्याल रखना ही हमारी परंपरा थी। और हम जरा सा हमें कुछ हो जाता था तो हम ना घबराते नहीं थे, पर उसका हम निवारण लाने की कोशिश करते थे। तो ये सब चीज़ें अभी न्यू नॉर्मल में करनी है और हमारे बड़े कह रहे हैं कि ये तो ओल्ड नॉर्मल है। जो फ़र्क आया है सिर्फ केवल है मास्क पहनने का और ऑनलाइन शॉपिंग करने का। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और तीसरा जो मैंने मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग का रखा हुआ है, इसमें भी हम लोग हमेशा ही नमस्ते करते थे। एक ही फ़र्क रखना है इस दौर में कि हमें किसी भी व्यक्ति से के संपर्क में 2 मीटर के अंतराल से कम हमें उससे समय नहीं बिताना है, हमें मास्क पहन के एक दूसरे से बात करनी है। तो दोस्तों, एक कहानी फिर याद आ गई मेरे को। एक राजा था, राजा के राज्य में महामारी फैल गई, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही थी और महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं से आकाशवाणी हुई और राजा को ये बताया गया कि इसका उपाय है,
और उपाय ये है कि आपके राज्य में से अगर हर घर में से एक व्यक्ति अमावस की रात को जाके कुएं में, जो कि आपके शहर के बीचों बीच है, उस कुएं में हर व्यक्ति अगर एक लोटा दूध का डाल देगा तो अगले ही दिन ये महामारी खत्म हो जाएगी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि सभी घर में से एक व्यक्ति को एक लोटा उस कुएं में डालना है दूध का। अमावस की रात आई, सभी लोग जमा हुए और उसमें एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया ने सोचा सभी लोग दूध डाल रहे हैं, अगर मैं पानी डाल दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच के उसने पानी डाल दिया। सुबह हुई, महामारी खत्म नहीं हुई। राजा बड़े आश्चर्य में कि क्या हो गया इस। राजा ने कहा चलो मैं कुएं को देख लेता हूँ क्या समस्या हुई। राजा हैरान रह गया कुएं को देख के, उसमें दूध का नामो निशान ना था। दोस्तों, इसी तरह हम भी महामारी से जूझ रहे हैं और कुछ बहुत आसान तरीके हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, पर हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि मैं अगर एक अकेला मास्क नहीं पहनूंगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर हम सब की सोच उस बुढ़िया की तरह ही है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है इस महामारी के निवारण के उपाय कठिन नहीं हैं, पर सभी को करने हैं। दोस्तों, हम कोरोना वॉरियर्स को, पुलिस को और डिफेंस पर्सनल को बहुत सम्मान देते हैं, तो क्यों ना आज उनके योगदान, उनके बलिदान को मद्देनजर रखते हुए एक प्रतिज्ञा करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज आज से निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करूंगा और तब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक कि भारत कोरोना मुक्त नहीं हो जाता। मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, टेक्नीशियन को, नर्सेस को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस हर व्यक्ति को जो कोरोना के खिलाफ सभी निवारक के उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। मुश्किल समय है, पर मजबूत लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस मुश्किल समय से बाहर आने में। हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों ना हम हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हमारी परंपराओं को बरकरार रखते हैं और एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। नमस्ते। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।